ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANP न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका। दमदार समाचार लगातार में खबरों का रुख कर लेते हैं। देश के नाम सोमवार को संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीनेशन का 25% काम जो राज्यों को दिया गया था, अब पूरा वैक्सीनेशन केंद्र के नेतृत्व में होगा। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि देश में 18+ का वैक्सीनेशन अब मुफ्त में होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए,
ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही। वहीं पीएम मोदी के ऐलान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब राज्य की सरकारों ने केंद्र पर दबाव डालकर मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री को सभी लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन करने का फैसला करना पड़ा है और इससे साफ होता है कि पीएम ने यह फैसला दबाव में लिया है। एक ही गुहार है कि ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक की मुकाबला देश को करना पड़ता, किसी सूबे के ऊपर इसका जिम्मेवारी नहीं छोड़ देना चाहिए। आप खाली टालते रहे। आज इतने दबाव के बाद, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप किए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की ये करार दिए थे कि ये सरकार की आर्बिट्ररी पॉलिसी को बदलना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग, हर सूबे की सरकार जब बार बार ये गुहार लगाते आए हैं कि हमें मुफ्त वैक्सीनेशन दिया जाए, उसके बाद आपको ये मानना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आप अपने मर्जी से नहीं बल्कि दबाव के बदल चलते आपको आज इस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सब प्रदेशवासी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने 21 जून से देश के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त में करा दी है और इसके साथ ही दिवाली तक मुफ्त राशन देने की भी घोषणा की है। के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरा देश इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। पहली वेव को पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसके साथ ही गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का जो तो राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए केजरीवाल सरकार ने नई योजना लॉन्च की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया है और जिसके तहत दिल्ली में 45 साल के ऊपर सभी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बूथ स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी जहां आपने वोट डाला था वहीं जाकर कोरोना का टीका भी लगवा सकेंगे। सीएम ने कहा है कि इस योजना के तहत 4 हफ्तों के अंदर 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का टारगेट तय किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 57 लाख लोग इस उम्र के हैं, जिनमें से लगभग 27 लाख लोग अपनी पहली डोज ले चुके हैं और बाकी बचे 30 लाख लोगों को 4 हफ्तों के अंदर टीका लगाना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए
फिलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की कोरोना संक्रमण की भारी तबाही के बाद महीनों लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू रखने के बाद सरकार ने आज 4 जिलों को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत कर दी है। जनपद चंदौली में भी अनलॉक का असर देखने को मिला, जहां अनलॉक होते ही जो लोग काफी समय से बाजार में खरीदारी करने नहीं गए थे, उनको भीड़ देखने को मिली और सरकार के द्वारा जारी अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों ने खरीदारी की। खुलने से सर यही फायदा होता है कि 7 से 7 हो गया है। पहले तो 7 से बंद था और 7 से 7 हो गया, उसके बाद यही 10 रुपया मिल रहा है। फिर उसके बाद 8 बजे हम लोग बंद करके अपने घर में चलते। अगर दुकानें जब बंद रहती तो क्या परेशानी आ रही थी? परिवार को चलाने में क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत थी सर, बहुत सी दिक्कत थी, परेशानी। 10 रुपया हम लोगों को कहीं कमा नहीं पा रहे थे। नून है तो तेल नहीं, तेल नहीं तो सतुआ नहीं, सतुआ नहीं तो वही सब जनते परिवार बहुत से हो गए हैं सर। अभी तो सब पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर है। बेहतर है? कुछ बेहतर है। मान लीजिए क्या काम करते हैं? ऑटो चालक हैं हम। ऑटो चालक हैं? तो अब तो आपकी गाड़ी चल रही है? हाँ, चल रही है। जब अगर ये मार्केट और गाड़ियाँ बंद थी तो क्या परेशानी आ रही थी आपको? परेशानियाँ तो सर काफ़ी थी। हाँ। कमाने खाने हम लोग को असुविधा थी। जी जी। अब चालू हो गया तो? चालू हो गया तो मतलब पहले से कुछ बेहतर है। रही है, कुछ आदमी को मिल रहा है सुविधा, गाड़ी तनी चल रही है, यही सब सुविधा है। दुकान भी खुल रही है 7 से। हाँ, थोड़ा गाड़ी मोटर नहीं, कोई नहीं रोक रहा है इस समय। सुविधा ब्याह शादी में सब जा आ रहा है। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब मार्केट बंद था और काम धंधे बंद थे तो क्या नुकसान हो रहा था? बहुत से नुकसान हो रहा था। नुकसान तो भैया बहुत हो रहा था, लेकिन यह है कि सुविधा है। तो यूपी के कानपुर में मौत के रिकॉर्ड तोड़ते आंकड़ों की वजह अब साफ हो गई है। कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट डेल्टा की वजह से हालत बेकाबू हुए। इस वेरिएंट की खासियत है कि यह तेजी से फैलता है। कानपुर में पिछले दिनों कोरोना के 17 मरीजों की सैंपलिंग करके जांच के लिए CSIR IGI लैब दिल्ली भेजा गया था। लगभग 1 महीने बाद आईजीनियो सिक्योन जांच रिपोर्ट से साफ हुआ कि कानपुर के कोरोना मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। GSVM लैब में रिपोर्ट भेज दी गई है। मेडिकल कॉलेज लैब प्रभारी के डॉक्टर विकास मिश्र ने बताया है कि डबल स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि सभी 17 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादा मौतों का कारण डेल्टा वेरिएंट ही रहा है। कोरोना का यह वेरिएंट दुनिया के कई देशों में पाया गया है। मरीजों की मौत की असल वजह इस रिपोर्ट में सामने आई है और यह कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, जो कि मरीजों में 2 तरह से हमला करता है। यह स्ट्रेन अपने जीनोम में 2 तरह से परिवर्तन करता है, इसलिए इसको डबल म्यूटेंट कहा जाता है। यह मरीजों के शरीर में ज्यादा समय तक रहकर दोगुनी क्षमता से हमला करता है। देखिए, 20 मई को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने 17 सैंपल चूज करके CSIR IGIB को भेजे थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। न केवल हमारे GSVM मेडिकल कॉलेज से बल्कि प्रदेश के अलग अलग संस्थानों से वहाँ पे सैंपल जाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट तो बाद में रिलीज होती है, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने हमें वर्बली रिपोर्ट बता दी थी कि हमारे जो 17 सैंपल आए हैं उन 17 सैंपल में सारा जो स्ट्रेन्स हमारी डायग्नोज हुई वो हुई है B1.617.2, जिसको WHO ने अब डेल्टा वेरिएंट। देखिए, जब हमारे यहाँ सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी तो ये शोध के द्वारा पता लगा था कि यूके का वेरिएंट B1.1.7 हमारे इंडिया में आया था एंड इट वाज इन महाराष्ट्र की केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हो गया और साउथ इंडिया में केसेस बढ़ना शुरू हो गए। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दिस इज RNA वायरस, ये अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और लगभग 1800 से 2000 बार ये अभी तक म्यूटेट कर चुका है। तो इसने अपने आप को डबल म्यूटेट किया, जिस स्ट्रेन का नाम पड़ा B1.617.2, जिसको अब WHO ने डेल्टा वेरिएंट बोला है और ब्रिटिश वेरिएंट का नाम अल्फा वेरिएंट बोला है। तो ये जो था ये रिस्पॉन्सिबल था सेकेंड वेव के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कि सेकेंड वेव का स्पाइक हुआ था वो इस डेल्टा वेरिएंट के कारण हुआ। और हमारा जो ये शोध हुआ है और दूसरे मेडिकल कॉलेज में ऐसा पाया गया कि ये B1.617.2, जिसको अब डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं, ये एक बार में लगभग
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा ली है। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगवाते मुलायम सिंह यादव की तस्वीर ट्वीट किया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम की वैक्सीन लगवाते तस्वीर ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज भी कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आपका वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसके लिए अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। तो उधर कोरोना की दूसरी लहर के बाद उपजे हालातों को देखते हुए पंजाब राज्य सरकार सख्ती बरती है, तो जो अब कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद धीरे धीरे ढील भी दी जा रही है। इस बीच पंजाब सरकार ने कुछ छूट के साथ कोरोना प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी, वहीं निजी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे और इसके अलावा रविवार को नियमित कर्फ्यू जारी रहेगा। पंजाब सीएमओ की मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन रविवार को भी नियमित कर्फ्यू जारी रहने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की रद्द की गई छुट्टियों के एवज में अर्जित छुट्टी देने की घोषणा की है और इसके अलावा सरकार की ओर से शादियों और दाह संस्कार में 20 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। घटना की शुरुआत में मरने वालों की संख्या 7 बताई गई थी, लेकिन अब इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या 18 हो गई है। घटना पिरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में हुई है। पिरंगट मुलसी तालुका में स्थित है। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि घटना के समय 37 कर्मचारी ड्यूटी पर थे और इस घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना भी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र के पुणे में फैक्ट्री में लगी आग के चलते मारे गए लोगों की खबर से आहत हूं। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 20 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें 3 जिलों में हुई हैं। दक्षिण बंगाल में सोमवार दोपहर बाद से कोलकाता समेत कई जिलों में भारी वज्रपात देखने को मिला। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश भी हुई है। बिजली गिरने से मुर्शिदाबाद में 9, हुगली में 9 और पश्चिम मिदनापुर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में हुए आकाशीय कहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की दुआ भी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से जिन लोगों की अपनों की मौत हुई है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रार्थना है कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बड़े हादसे से सुरक्षित बची हैं। कमला अपने पहले इंटरनेशनल दौरे पर ग्वाटेमाला जा रही थी, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण प्लेन को टेक ऑफ करने के तुरंत बाद वापस लैंड करवाना गया और प्लेन से निकलने के बाद कमला ने मीडिया की तरफ सब ठीक होने का इशारा करते हुए कहा कि सभी ने प्लेन में प्रार्थना की थी और सब सुरक्षित है। कमला ने बाद में प्लेन बदला और रविवार शाम को वो ग्वाटेमाला पहुंची हैं। प्लेन के क्रू के मुताबिक प्लेन का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था, जो कि बाद में दिक्कत पैदा कर सकता था और विमान में सवार पत्रकार ने कहा था कि टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर में से अजीब आवाज आ रही थी, लेकिन लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। और बता दें आपको कि कमला हैरिस करीब हफ्ते भर के दौरे पर हैं और वो इस दौरान ग्वाटेमाला और मैक्सिको जाएंगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की योजना घर घर राशन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इसमें भी कोविड के पॉजिटिव केसेस में बड़े पैमाने पे कमी आई है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर कम हो रही है। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज से अनलॉक शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से 10 जिलों को अनलॉक किया गया। कई जिलों में लेवल 3 के कंडीशन डाले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोविड पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस तरह से राशन को घर घर पहुंचाने की योजना बनाई, हमें लगता है एक अच्छी पहल थी। महाराष्ट्र में भी आदिवासी इलाकों में
घर घर राशन पहुंचाया जाता है और वहाँ सिर्फ 1 महीने का नहीं 6-6 महीने का भी राशन देने का कार्यक्रम हमारा है। हमें लगता है कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें अड़ंगा डालना ठीक नहीं। राशन लोगों का अधिकार है। अगर होम डिलीवरी हो जाए तो जो दुकानों पे लाइन लगती है या लोगों को समय पे। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कोरोना को लेकर कहा कि तीसरी लहर की तैयारी तेज रखनी होगी। उन्होंने सीएम केजरीवाल को लेकर कहा है कि वो घर घर राशन योजना सही लेकर आ रहे थे। घट के लगभग 1,06,36 मामले आए हैं। ये गिरावट है और बड़ी संतोष की बात है, लेकिन उसी के साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो उस रफ्तार से नहीं कम हो रहे जिस रफ्तार से टोटल केसेस कम। यूपी में कोरोना संक्रमण को काबू करने के में सीएम योगी का TTT फार्मूला कारगर साबित हुआ है। योगी के ट्रेस टेस्ट को ट्रीट फार्मूले का ही असर है कि कोरोना के दैनिक मामले 1000 से कम आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के सिर्फ 700 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 15,600 है और इसके अलावा इस अवधि में 3.10 लाख टेस्ट भी किए गए हैं। इसके अलावा यूपी में अन्य राज्यों के मुकाबले पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम है। रविवार को कोरोना के 2,860 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना काल में कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने कहा, जब ज्यादातर लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं तो उस वक्त कुछ कालाबाजारी और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं और ये लोग दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका फायदा उठा रहे थे। आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और धोखाधड़ी के आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयत्नशील रही है। उसके बारे में मुझे यही कहना है कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो समाज सेवी हैं, वो लोगों ने मिल करके जो पीड़ित थे उनको मदद किया। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कालाबाजारी करके या फाइनेंशियल फ्रॉड करके उन्होंने दिक्कतें पैदा की। तो हम लोगों ने एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से उस पर प्रहार किया। कालाबाजारी जो भी कर रहे थे उनको हम लोगों ने क्रिमिनल केस रजिस्टर करके वो चीज़ें पकड़ी। साथ में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था इंडिया में कई कोनों से हो रहा था, हमारे टीम भेज करके उनको पकड़ा गया। बड़ा ही टेक्निकल। पश्चिम बंगाल में OSD के पदों को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अंकल जी अपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन में ले आए हैं। मोइत्रा के इस दावे पर अब राज्यपाल धनखड़ ने जवाब दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि OSD के पदों पर कोई भी मेरा करीबी रिश्तेदार नहीं है, सभी लोग अलग अलग जाति से हैं। राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट किया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट के माध्यम से मीडिया में कहा था कि राजभवन में व्यक्तिगत स्टाफ में कार्य करने वाले लोगों में रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा OSD 3 राज्यों से हैं और सभी 4 अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई भी परिवार या फिर करीबी रिश्तेदार का हिस्सा नहीं है। 4 ना तो मेरी जाति के हैं और ना ही मेरे राज्य से हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज 2 अलग अलग समीक्षा बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा को अलावा अन्य अधूरे पड़े हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करें और जिसका ब्यौरा अगली मीटिंग में लिया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं और आने वाले मानसून को लेकर बरसाती नालों को मानसून से पहले साफ करने और जोर देते हुए कहा है कि समय रहते बरसाती नालों की सफाई की जाए ताकि क्षेत्र में वाटर घोषणा थी जो सीएम अनाउंसमेंट थी उसकी हमने समीक्षा मीटिंग रखी है। कितने काम पूरे हुए, कितने काम बाकी हैं और कितने समय तक पूरे होंगे। आज सभी अधिकारियों से बुलाकर जो बल्लभ विधानसभा के जितने काम हैं सबको जल्दी जल्दी पूरा करना। आपने नाले की काम की भी और जल्दी ही काम करने की शायद बात रखी है, कब तक? नहीं, मेन नाला है जो हमारे बरसात का समय आने वाला है, जो सबसे बल्लभ की लाइफ लाइन है। मोहना के साथ जो नाला है, जो मोहना रोड के साथ
बात है। तो 1 महीने में बारिश। देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस अब कम होते जा रहे हैं, जिस देखते हुए अब धीरे धीरे देश अनलॉक कर रहा है। और इसी कड़ी में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी अनलॉक हो गई है और पहले ही दिन लोग सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान दुकानें भी खुली दिखाई दी और जिसके चलते दुकानदारों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। नहीं, बस हमारा कहना यह है कि अभी क्या व्यापारी लोग हैं, हम लोग भी रोजी रोटी, हमारा भी घर चलना चाहिए। अभी इनका भी अपने जगह पे सही है, भाई कोरोना का ये तकलीफ है तो दोनों को सहमत होकर एक दूसरे को सहयोग करके चलना चाहिए। और जो व्यापारी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक व्यापारी हैं कि किस तरह से ध्यान रखें सोशल डिस्टेंस? नहीं, बिल्कुल व्यापारी लोग को तो डिस्टेंस रखना ही चाहिए। पब्लिक को सैनिटाइजर, मास्क लगाना, ये अभी तक कम नहीं हुआ है क्योंकि ये बीमारी गई नहीं है अभी। उसको लापरवाही नहीं करना चाहिए और मास्क और पब्लिक थोड़ा भीड़ नहीं करना चाहिए दुकान में, उसका ख्याल रखना। आप अभी क्या खरीदने आए थे बाहर? सब्जी खरीदने आए थे। तो क्या कहना चाहते हैं, अभी सब मिल रहा है मार्केट में? थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। हाँ। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखे, थोड़ा बताइए ना। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मांगता है ना। हाँ। उधर यूपी के अयोध्या में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमण रोकने के लिए सीएम योगी और जिला प्रशासन के सराहनीय प्रयास कैसे सफल होगा जब सड़कों से लेकर धार्मिक स्थलों तक कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा। एक धार्मिक आयोजन में महंताई की फोटो वायरल हुई जिसमें अयोध्या के कुछ संत बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए मंदिर में महंत बनने के कार्यक्रम में शामिल हुए और फोटो सेशन भी करवाया। दरअसल अयोध्या में श्री हनुमत उपासना कुंज मंदिर में महंत की महंताई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अयोध्या के कई संत शामिल हुए। महंताई समारोह में कई संत बिना मास्क पहने आयोजन में शामिल। कार्यक्रम में जहां एक और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां खूब उड़ाई गईं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संतों ने कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए मास्क पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर शंकराचार्य जगत गुरु ये समाज के मार्गदर्शक हैं, अगुवा हैं। अगर ये कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो फिर हम दूसरे को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। और यही लापरवाही का एक वजह रहा कि कोविड जो है जब शिथिल पड़ा और बाद में लोग एकदम जो है तो कोविड गाइडलाइन के बिल्कुल धज्जियां उड़ना शुरू हो गई, बिना मास्क लोग घूमने लग गए और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि न जाने कितने लोगों की जान चली गई। एकदम इतना अचानक से आगे बढ़ा। तो इसमें अब आवश्यक है कि जनता को भी चाहिए कि मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा दूरी बना के रखें और साधु संतों धर्माचार्यों से, संतों महंतों से, जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप जो है समाज के अगुवा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट में फेरबदल और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है और इसके साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। इसी कड़ी में यूपी के सियासी पर आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं सियासी खींचतान मची हुई है। अब यूपी में चुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव होगा, ये चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। एके शर्मा को जो कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, कहीं ना कहीं उस पर भी रोकथाम लगती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कितना मंथन हो पाता है। अभी राधा मोहन सिंह ने भी आनंदीबेन सिंह से मुलाकात की है और उन्होंने उस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन देखने वालों के नजरिए से कहीं ना कहीं एक बड़े पहल की बात नजर आ रही है। अब स्वतंत्र देव सिंह ने भी सीएम योगी की तारीफ करते हुए बोला है कि ऐसा सीएम उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। वहीं एके शर्मा की बात करें तो पीएम मोदी के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक हैं। उनको फिलहाल एमएलसी का पद दिया हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र में भी उनकी किसी तरह एंट्री हो सकती है। लेकिन वहीं सीएम योगी इस चीज से खासा नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है। जहां पीएम मोदी उनको विभाग के अंदर लाना चाहते हैं तो सीएम योगी अभी इस चीज को लेकर खासा नाराज हैं।
बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से रविवार को मुलाकात की। सूत्रों की माने तो राधा मोहन सिंह की राज्यपाल से मिलने की टाइमिंग को लेकर सीएम योगी खुश नहीं हैं। इस मुलाकात से बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। 7 मंत्रियों का स्थान राज्य में खाली है। सूबे की योगी सरकार में फिलहाल कुल 53 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 7 मंत्रियों का स्थान रिक्त है। चुनावी साल होने के चलते माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार का कदम राज्य सरकार उठाएगी। लेकिन बीजेपी में जिस तरह अंदर खाने सहमत का खेल हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार को टाल दिया है। हालांकि यह चीज साफ हो चुकी है कि आने वाला विधानसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और कैबिनेट में जो विस्तार होगा वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसे AK शर्मा का नाम निकल कर आ रहा है, बाकी स्वतंत्र देव सिंह के पद पर भी केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी इस तरह के कैबिनेट में फेरबदल करती है तो वो कितना दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं यह घाटे का सौदा तो नहीं, लेकिन अभी ये चीज क्लियर है कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और कैबिनेट में जो भी विस्तार होगा वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। मैं कैमरामैन करण मेहरा के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANB न्यूज सरहिंद। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों का आगे रुख करेंगे। दुनिया में सोशल मीडिया ने बहुत तरक्की की है। इससे बहुत से फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव, धुले, नंदुरबार जैसे जिले में पहले फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर तुरंत दोस्ती, अश्लील चैटिंग और न्यूड वीडियो चैटिंग, और फिर उसका वीडियो बनाकर दोस्तों और परिजनों में वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हजारों रुपए ऐंठ के जाने का मामला रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे मेरे पे पहले एक फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई और मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। उसमें एक मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर दी वो रिक्वेस्ट। और बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे उनका वीडियो कॉल आया और उसमें कुछ अश्लील फ़ोटो सेंड किए गए और बाद में मेरे फेस का स्क्रीनशॉट ले लिया गया और वो फेस का, और उन्होंने जो कुछ वीडियो अश्लील बनाया था उसका कुछ सुबह बनाकर मेरे को भेज दिया गया और पैसे की मांग की गई। कितना पैसा मांगा सर? मेरे को 11,999 रुपये। और कितना टाइम चला है चैटिंग वगैरह का सब मामला? चैटिंग तो एक 5 मिनट चला था, तो मैं बोला आप कॉल करो, तो उन्होंने कॉल नहीं किया, बोले आप यहाँ पे ही चैटिंग करो। और आपको किस तरह से बताया गया कि फिर आपका ये ऐसा वीडियो किया? मेरे को सुबह उन्होंने क्या किया, वो वीडियो ही सीधा भेज दिया मेरे फेस का और वो कुछ अश्लील फ़ोटो का, और बोला ऐसा वीडियो बनाया है और तुम्हारे जो फ्रेंड है फेसबुक पे उन सभी को भेज दिया जाएगा, आप इतने इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम आपका सब मित्र परिवार में शेयर करेंगे। जलगांव साइबर पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेंट्स फिलहाल
पिछले कुछ दिनों में दाखिल हुए हैं, जिसमें जो कंप्लेनेंट है उनको एक तो फंसाया गया है या उकसाया गया है। और सभी नागरिकों से मैं आह्वान करूंगा कि कोई भी अनजाने व्यक्ति से, अनजान लड़की से वीडियो चैट और गलत तरीके से वीडियो चैट ना करें। इसका इस जो सेक्सुअल क्या बोलते हैं प्रोवोकेशन। यूपी में 6 मई को ललितपुर मडावरा जिला पंचायत सदस्य सीट पर जीते हुए प्रत्याशी की मौत के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव किया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिस पर मडावरा के कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरने का प्रयास किया और विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर में खड़ा होकर लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया। जो लोग पर्चा भरने गए उनके साथ मारपीट की गई और उनका नामांकन पत्र भी छीन लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका जीरो रही। पुलिस के सामने मारपीट होती रही, पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। एक महिला प्रत्याशी जो कि पर्चा भरने आई थी, उनका पर्चा छीनकर उन्हें उनके पति व पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ की गई। उमा देवी नाम है, हम लोग इनके नाम से पर्चा खरीदने जा रहे थे वार्ड नंबर 14 मडावरा जिला पंचायत का। जो पर्चा लेने जा रहे थे तो जैसे ही अंदर गए कार्यालय में तो वहाँ पर जो है बीजेपी के लोग थे, तो उनने अंदर नहीं जाने दिया। वहीं से हम लोगों को हाथ पकड़ के और धक्का मुक्की करके, लाते मार के वो बाहर निकाल दिया। तो हमारी जो पत्नी है इनके साथ भी जो धक्का मुक्की हुई और भैया के साथ भी। मैं अपनी भाभी का पर्चा दखल करने आया था जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मैं जैसे ही जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस के जस्ट सामने हुआ तो मेरी फाइल कुछ लोग लेके चले गए, जिसमें से कुछ व्यक्तियों के मुझे नाम याद हैं, जिसमें से जगदीश सिंह लोधी और मनोज कुशवाहा। असम के ब्रह्मपुत्र और सिंगारा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखीमपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है और जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों को चिंता बनी हुई है और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला मेवात विकास की एतबार हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बनेगा। जिस तरह कभी हरियाणा के फरीदाबाद जिले को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, आने वाले 3 साल में भाजपा के शासन में मेवात से पिछड़ेपन का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस जिले में आने वाले 3 साल में बड़े उद्योग धंधे स्थापित होने के साथ साथ शहरीकरण का भी तेजी से विकास होगा। भाजपा आलाकमान इस पर पूरी रणनीति बना चुका है। खिल गया, वक्त की जरूरत है चुनाव आने की, और ये इंशाल्लाह हम दिखा देंगे, चाहे पार्लियामेंट का आ जाओ चाहे विधानसभा का आ जाओ, कि कमल मेवात में अच्छी तरह खिला है। जब ही मैंने ये सोचा समझा बात उठाई है कि भाजपा का कमल जब खिलेगा, जब ही हमारी मेवात का भी विकास होगा। और आने वाले वक्त में एक चीज़ मैं आज और कहता हूँ दावे से, ये तो हमारा पार्टी का दफ्तर से बड़ी जगह नहीं होती कार्यकर्ता के। पार्टी के दफ्तर में और इतने माननीय साथियों के सामने मैं जिम्मेदारी से आप कहता हूं, कभी। पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नकाबपोश 7 से 8 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर दावा बोल दिया है और घटना पटियाला के सारिंद रोड पर स्थित पेट्रोल पंप की है। इनोवा कार में सवार 7 से 8 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को बंधक बना लिया और मौके से 20,000 कैश और सामान लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इस तरह नकाबपोश बदमाश हाथ में चाकू और कट्टा लिए लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं। 2 बजे की गल है। अच्छा जी। ਤੇ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਉਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਜਣੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।
ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ मैं। फिर ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਵਿਖੇ। हरियाणा में पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने मात्र 10 दिन के अंदर 43 लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए और 3 करोड़ रुपए निकालने की तैयारी थी। आरोपियों के बैंक खातों को बंद कर दिया गया है, जिनमें 10 लाख रुपए जमा है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। जो बरामद की है, एक बायोमेट्रिक मशीन, 11 डेबिट कार्ड अलग अलग बैंकों से जहां इन्होंने अकाउंट खुलवा रखे हैं, सिम कार्ड 270 टोटल, जिसमें वोडाफोन। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अंबेडकर नगर जिले में शौच के लिए निकली नाबालिग दलित बालिका के साथ गांव के ही 4 दबंग युवकों ने गन्ने के खेत में गैंगरेप किया। दबंगों ने बालिका के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पहले तो जबरन दुराचार किया और फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे दी। जैसे तैसे दबंगों के चंगुल से बच निकली नाबालिग ने पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दिया, लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर टरका दिया और पीड़िता का मेडिकल भी नहीं कराया गया। बाद में जब मामले को मीडिया ने उठाया तो पुलिस ने तीसरे दिन आनन फानन में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर मामले को हल्का करने का प्रयास किया। अपनी विधानसभा में 100% लोगों को वैक्सीन लगवाने के उद्देश्य से इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक नई योजना शुरू की है। दरअसल आकाश विजयवर्गीय अब लकी ड्रॉ के माध्यम से वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पुरस्कृत करेंगे। इन पुरस्कारों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रिकेटर, बैट के साथ कई प्रकार की सामग्री शामिल की गई है। हमारी विधानसभा टीम और पूरा इंदौर कोरोना मुक्त हो और इसके लिए 2 कदम हम लोगों ने उठाना है, ये तय किए हैं। एक तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करें और दूसरा 100% वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है, एक लकी ड्रॉ सिस्टम। लगभग 40 सेंटर्स हमारी विधानसभा में है, उसमें से 7 सरकारी हैं, उन्हें हटा दें तो जो संस्थाओं द्वारा या हमारी पार्टी के कार्यकर्ता। टेलीविजन की जानी मानी दिग्गज अदाकारा तरला जोशी का निधन हो गया है। तरला जोशी एक हजारों में मेरी बहना और सारा भाई विशेष सारा भाई जैसे हिट शोज का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने कई यादगार किरदारों पर रूप पहले पर्दे पर शानदार अंदाज में उकेरा है। रिपोर्ट के मुताबिक तरला जोशी ने शनिवार को अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण तरला जोशी का निधन हुआ है। तरला जोशी के साथ काम कर चुकी टीवी मशहूर अभिनेत्री निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दुख जताया है। निया ने तरला की कई तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, रिप बड़ी बीजी आप याद आएंगी। एक अन्य तस्वीर पर निया लिखती हैं, तरला जी आप हमेशा बड़ी बिजी रहेंगी। तस्वीर में अभिनेत्री दिव्या ज्योति शर्मा और अंजू महेंद्र भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री सतेज पाटिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने समय दिया है। कल महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में दिल्ली जा रहा है और इसमें उप मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव जाने वाले हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 10 ऑल टेरेन व्हीकल शामिल हुए हैं और ये 10 टेरेन व्हीकल कहाँ भी एक ऐसे दुर्गम जगह है वहाँ पर जा सकते हैं। अधिक ताकतवान व्हीकल्स ये और पुलिस को जो पेट्रोलिंग करना पड़ता है, पेट्रोलिंग के लिए पहले पैदल करना पड़ता था, अभी ये व्हीकल से पुलिस हमारे दल कर्मी वो पेट्रोलिंग करेंगे और उनके लिए सुविधा होगी और नागरिकों के लिए भी सुविधा। हाँ, कल दिल्ली में एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डेलीगेशन जा रहा है जिसका नेतृत्व करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे। इस डेलीगेशन में उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार, समिति के अध्यक्ष अशोकराज चौहान, राज्य के चीफ सेक्रेटरी कुंटे जी, इतने लोग जाने वाले हैं। बाकी लोगों के बारे में और चर्चा शुरू है। अभी एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं मालूम है उसका, लेकिन कल समय दिया है प्राइम मिनिस्टर जी ने और ये सब लोग जाने वाले हैं। क्या विषय उनके सामने
इनके सामने यही विषय रहेंगे। आज जो विषय हमारे सामने आए हैं, एक तो मराठा रिजर्वेशन के बारे में है, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में है, और जो बीच में जो बड़ा तूफान आया था उससे काफ़ी नुकसान हुई। खबर हरियाणा से है, जहां टोहाना में अपने साथी किसानों को रिहा करवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों को जीत मिली है। मक्खन सिंह पर दर्ज मामले में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और एफिडेविट भी दिया है इसके लिए। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए कहा कि उनके दो साथी विकास सीसर और रवि आजाद को कल ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उनके एक साथी मक्खन सिंह के खिलाफ शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और एफिडेविट भी दिया है। यूपी के फिरोजाबाद जेल में बंद कैदियों के परिजनों के लिए जेल प्रशासन ने अच्छी पहल की है। अब कैदियों के परिजन बैठने की उचित व्यवस्था की गई है और इसके पहले कैदियों के परिजनों को बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए सदर विधायक मनीष ने ये व्यवस्था की है और जिसके बाद करीब 71.43 लाख रुपए की धनराशि से बंदी परिजन मुलाकात निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। इसका शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। फिरोजाबाद जिला कारागार में मुलाकात कक्ष का निर्माण और विस्तारीकरण किया गया है, जिसे लेकर सदर विधायक के नेताओं ने हवन पूजन किया और इस निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। बता दें कि उक्त कार्य पर करीब 71.43 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और जिससे बंदी परिजन की मुलाकात और भी अच्छे तरीके से हो सकेगी। ये जेल की क्षमता से अधिक बंदी इसमें निरुद्ध है जी, लेकिन ये यही नहीं है, पूरे प्रदेश में ये परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर जो मिलाई घर है उसकी छत नीची और उसका जो वॉल्यूम है, यानी मिलाई घर जो है वो छोटा था जी। तो मिलने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं तो छोटी जगह होने के कारण और छत नीची होने के कारण आवाज़ से आवाज़ टकराती थी। मिलाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने परिवार समाज क्षेत्र से कटा हुआ यहाँ बंदी जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, वो अपने मिलने वालों से अपने परिवार, अपने आसपास के अपने रिश्तेदार नातेदारों के हवाल लेता है और मिलने वाला जो कैदी से या निरुद्ध बंदी से पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल है। तो दोनों वार्तालाप में जो बाधा होती थी, जो सुनने में तो हमको मामूली लगेगी, लेकिन किसी भी मिलाई के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की भावनाएं जो शब्दों के रूप से एक दूसरे के कानों तक पहुँचे, वो ठीक से नहीं पहुँच पाती थी। मुझे जेल अधीक्षक महोदय और उनके पूरे प्रशासन ने अवगत कराया कि बंदी गृह। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
तैनात नाममात्र स्तर पर विराज कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बांदा मंडल कारागार से फरार कैदी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जेल से फरार हो गया कैदी अभी तक जेल में ही कैदी के छुपे होने की आशंका जता जा रही है। जेल अधीक्षक की तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। फिलहाल पुलिस कैदी की तलाश में जुटी है। थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि संभवतः वो स्कैप कर गया है, यहाँ से भाग गया है, जिसके संदर्भ में जेल पंजाब के तरनतारन में गांव लालपुर का सतनाम सिंह ट्रैक्टर के पोल से टकरा गया था, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत भी हो गई। मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इस मौके पर फतेहाबाद के ASI नरेश कुमार ने कहा है कि दोषियों की तलाश जारी है और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ਸਿੱਖਣ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੰਬੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੁਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾ ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੰਬਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿੰਨੇ ਹਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਸਮਝੂ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਹੈ? 9:30-10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਆ? उधर यूपी के संभल में पुलिस की ट्रक लूटने वाले गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल भी हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य कई बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही सागर घायल भी हुआ है। वहीं मुरादाबाद में लाखों की कीमत के सरसों के तेल के कनस्तरों से लदा कैंटर भी बरामद किया गया। जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। यूपी के रामपुर में हिंदू संगठन के नेता भागवत शरण से पुलिस द्वारा बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को खरी खोटी सुनाई और थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस को खरी खोटी सुनाई और साथ ही थाने में ही हनुमान चालीसा जपा। हालांकि पुलिस द्वारा समझा बुझाने के बाद बजरंग नेता वापस लौटे। पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब में कत्ल की वारदात सामने आई है। मृतक का शव खेतों के पास मिला। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस कई पहलुओं के मामलों की जांच कर रही है। डेड बॉडी संदीप सिंह पिंड जस्सियाना। उम्र कितनी है जी? लगभग 25 साल जी। किहो जी हालात च मौत हुई लगदी है? हाँ जी, गला कट के उसकी मौत हुई है। ते किन्ने के बजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? हाँ तकरीबन 6:15 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 25-26 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਜੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ धमकियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। उधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद गाजियाबाद को भी अनलॉक कर दिया गया है। 38 दिनों बाद राहत मिली है। कोरोना संक्रमण को जो आंकड़े सामने आए हैं वो 600 से कम हो गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने अनलॉक कर दिया है और कुछ दुकानदारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से दुकानें बंद पड़ी थी। दुकान के संचालक ने बताया कि राहत मिली है। अब आएगा, उम्मीदें तो बहुत है कि पटरी पे आ जाए, सब कुछ सामान्य हो जाए, बस यही है। बस कस्टमर आए और ले जाएं सामान, सेटिस्फाई हो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। सर यही बोला है कि 2 गज की दूरी रखनी है और हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए अनलॉक को
लॉकडाउन को अनलॉक करना अब शुरू कर दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद गाजियाबाद में बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। वहीं शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सरकार के फैसले से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। बाजार में सामान खरीदने आए लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सामान खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। मार्केट को खोलना इस समय बहुत ज़रूरी हो गया था। लगातार 1.5 महीने के बाजार की बंदी के बाद व्यापारियों के सामने जीविका की समस्या थी। खाली व्यापारियों के सामने नहीं, व्यापारियों से जुड़े हुए जितने स्टाफ कर्मचारी जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उन सब के परिवार भी अब परेशान होने लगे थे। तो जीवन बचाना जरूरी है, तो जीविका बचाना। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के खंडवा में एक निर्माणाधीन डैम में हुए धमाके में एक बच्ची की मौत हो गई और एक महिला घायल भी हो गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि धमाके में बच्ची की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई है। वहीं ठेकेदार के एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाने भेजा गया। मामले में अभी भी जांच जारी है। करोड़ रुपए की धाम परियोजना काम चल रहा है। मैंने शुरुआत में भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की उसमें अप्रत्यक्ष पार्टनरशिप है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था कि नदी में ब्लास्टिंग होती है, लेकिन उस पर भी ये लोग वहां जाकर के लिपापोती करके आ गए। आज नतीजा ये निकला कि साल भर अगर उस विधानसभा प्रश्न के ऊपर कार्रवाई हो जाती तो इस बच्ची की मौत नहीं होती। और 2 घंटे तक उस बच्ची को यहाँ गाड़ी में बैठाल करके इधर उधर घुमाया गया जब तक वो जीवित थी। अगर समय रहते उसको अस्पताल में भर्ती करा देते तो उसकी जान बच सकती थी। सारे प्रशासनिक अधिकारी सब उसमें। केंद्र सरकार की कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का संघर्ष लगातार जारी है और दिल्ली में किसान और युवा हड़ताल पर हैं। विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े सैकड़ों किसान और युवा आज दैनिक एक्सप्रेस से मनसा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली ਨੂੰ रवाना हो रहे हैं कि घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। कोई यही जी गल नहीं भी जेड़े किसान होए, जेड़ा किसान दा पुत है वो नहीं मुड़ूगा। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज।